पहला एपिसोड अल्टीमेट सेक्रीफाइस। बरसात के दिन बस में लोगों के साथ शुरू होता है। फिर जैसे ही ट्रेन में लाल बत्ती चमकती है, यह मॉली हॉटमैन को खून से लथपथ दिखाती है हाथ। फिर थॉमस हेक्लिस्टेड फोन पर यह खबर दे रहा है कि वह अपने साक्षात्कार के लिए जा रहा है हॉटमैन फाइनेंस में नौकरी के लिए। 5 साल पहले मॉली अपने पति लियोन और बेटी कार्जा के साथ एक नए घर में चली गई, एक नया जीवन शुरू करने के लिए ग्रामीण इलाकों में घर। लियोन और कार्जा अपने नए घर से प्यार करने के बावजूद मॉली को यह पसंद नहीं है, क्योंकि वह एक शहर की लड़की है और नहीं जानती कि वह देश में कैसे रह सकती है, और चिंता करती है कि उनके दोस्त कभी नहीं रहेंगे उनसे मिलने के लिए वहां जाएं। लियोन फिर उसके साथ बहस करता है, क्योंकि यह वह है जो गलती पर है कि उन्होंने अपना पैसा क्यों खो दिया, ब्याज के साथ ऋण को अधिकतम करना। फिर उनके एक पड़ोसी मिस्टर क्लोपेन अपनी पत्नी के साथ एक बिल्ली पकड़े हुए उन्हें बीच में रोकते हैं छोटी लड़ाई। वो कहते हैं कि वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि आखिरकार घर में कौन घूम रहा है, क्योंकि कोई नहीं रहता था वहां 15 साल के लिए। फिर वह मदद की पेशकश करता है, जोर देकर कहता है कि वह अपने पड़ोसियों को कल दोपहर में आने के लिए बुला सकता है और उन्हें बसने में मदद करे। फिर उनके पास बारबेक्यू होगा। बाद में हॉटमैन घर के अंदर चले जाते हैं, जबकि लियोन और कार्जा आनंद ले रहे होते हैं नया घर। मॉली ने नोटिस किया कि मिस्टर और मिसेज क्लोपेन अभी भी बाहर हैं। वह अपने परिवार को बताती है कि वे अजीब हैं और वह उन्हें कुछ ज्यादा ही मिलनसार पाती है, लेकिन वे कहते हैं कि बाहर के लोग अधिक सामाजिक होते हैं। वह यह भी दावा करती है कि जिस तरह से उन्होंने अपने कुत्ते बोल्ट से संपर्क किया, वह उनकी पत्नी के बावजूद तीव्र है, एक बिल्ली होना। हालांकि लियोन का कहना है कि उन्हें कुत्ते पसंद हैं। उस दिन बाद में कार्जा ने मॉली को उसके और लियोन के साथ टहलने के लिए मना लिया, लेकिन मॉली जो रोते हुए अकेले रहने का फैसला करता है। फिर वह अपना समय घर में घूमने में लगाती है, एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह जाती है प्रकाश को खोलने के लिए तहखाने में, वह दुर्भाग्य से एक चूहे को छूती है। अगले दिन कार्जा ने लियोन से पूछा कि क्या बहुत से लोग आ रहे हैं, जिस पर लियोन कहता है कि वे ही आ सकते हैं कुछ हो, क्योंकि यह एक नियमित कार्य दिवस है। फिर वे अपने जानवरों के साथ लोगों के एक झुंड को अपने गेट के पास देखकर चौंक गए। उनके पड़ोसी तब घर में मदद करते हैं और बाद में बारबेक्यू के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग बारबेक्यू में मस्ती कर रहे हैं। मॉली एक तरफ अकेले खा रही है और देख रही है हर कोई, जब श्रीमती क्लोपेन और उनका एक पड़ोसी उनसे संपर्क करता है। श्रीमती क्लोपेन उससे पूछती है कि वह वहां अकेले क्या कर रही है, और वह इसका उत्तर देती है। इसके विपरीत लियोन उसे समायोजित करने के लिए समय चाहिए। श्रीमती क्लोपेन ने तब उनसे कहा कि यदि उनके पास देश जीवन के बारे में प्रश्न है तो वे पूछ सकती हैं। मॉली फिर पूछती है कि उनके साथ हर जगह जानवरों को लाने का क्या कारण है, और फिर वे कहते हैं यह बस सही है और वे कभी नहीं जान पाएंगे कि वे कब उपयोगी होंगे। बाद में उस रात लियोन मॉली के साथ बातचीत करते हुए कहती है कि वे सभी दोस्ताना लगते हैं, लेकिन वह कहती है यह अजीब है क्योंकि इतने सारे लोग सोमवार को आए और आश्चर्य हुआ कि क्या उनमें से कोई है कार्य है। लियोन का कहना है कि उनके पास लचीली नौकरियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह अजीब लगता है कि वे भी मुस्कुराते हैं हर समय और वहीं बैठकर अपने पशुओं को दुलारते हैं। फिर वह माफी मांगती है और कहती है कि वह इसे वहां पसंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं जानती कि वह कर सकती है या नहीं वो करें। अगले दिन मॉली जॉगन के लिए बाहर जाती है और श्रीमती क्लेपोन को फिर से महिला के साथ देखती है, इसलिए वह जंगल के रास्ते उनका पीछा करती है। वह फिर उन्हें एक बिल्ली को पत्थर में डालते हुए और उसे छुरा घोंपते हुए देखती है। उसके झटके के कारण वह अचानक एक टहनी पर पैर रख देती है, जिससे वे उसे देख लेते हैं। वह फिर पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं, और महिला श्रीमती क्लेपोन को बताती है कि यह है बुरा है, लेकिन श्रीमती क्लेपोन कहती है कि मॉली अब वहीं रहती है और वह इसके बारे में पता लगाएगी, यह जल्दी या बाद में। वे मॉली को अपने यार्ड में शराब के लिए आमंत्रित करते हैं, और श्रीमती क्लेपोन उसे बताती है कि वह वादा करने की जरूरत है कि वह जो कुछ सीखने वाली है उसके बारे में वह कभी किसी को नहीं बताएगी। उसके वादे के बाद वे कहते हैं कि होर्गन बहुत पहले के अवशेषों के साथ बनाया गया था प्राचीन वाइकिंग गांव। उसने जो पत्थर देखा वह उनका बलि का पत्थर था, जहां वे उस पर जानवरों की बलि देते थे और कभी कभार सौभाग्य के लिए मनुष्य। वे एशियाई पत्नी के साथ रहने वाले जोहान के बारे में बताते रहते हैं, जो सड़क पर रहता है। उनका कहना है कि उनके कुत्ते को कैंसर हो गया और उन्होंने कुत्ते को जंगल में ले जाकर बलि पर गोली मार दी पथरी। अगले दिन उसने लोटो में 2.1 मिलियन जीते, तो पूरे शहर को इसके बारे में पता चला, और अब वे जानवरों की बलि देते हैं जब उन्हें भाग्य की आवश्यकता होती है। मॉली स्पष्ट करती है कि यदि वे जानवरों को मारते हैं तो वे पैसे जीतते हैं। श्रीमती क्लेपोन तब जवाब देती है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब वह लालची हो जाती है और हार जाती है नियंत्रण, पत्थर उसे बदल देगा। बाद में वह अपने घर लौटती है और उस चूहे के बारे में सोचती है जिसे उसने तहखाने में देखा था। वह फिर उसे पकड़ लेती है और उसे पत्थर पर मार देती है। उसके बाद वह एक किराने की दुकान पर एक स्क्रचर खरीदने जाती है और कैशियर को बताती है वह पत्थर के बारे में जानती है। इससे पहले कि कैशियर उसे स्क्रचर दे, वह उसे सावधान रहने की याद दिलाती है। फिर
मॉली स्क्रैचर के साथ आगे बढ़ती है, सोचती है कि वह बड़ी जीत हासिल करेगी। दुर्भाग्य से वह केवल जीतती है 50 क्रोनर। निराशा के साथ वह फिर से श्रीमती क्लेपोन के पास जाती है और उसे इसके बारे में बताती है, और फिर वे उससे पूछे कि उसने किस जानवर को मारा, जिसके लिए वह अपने तहखाने में पकड़े गए चूहे का जवाब देती है। वे तब हंसते हैं और उसे बताते हैं कि इनाम बलिदान के बराबर है और उसे इसकी आवश्यकता है जानवर के साथ बंधन। जब वह घर लौटती है तो वह बोल्ट को देखती है, इसलिए वह उसे पत्थर की सैर के लिए ले जाती है और अंत में उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद वह सुविधा स्टोर लौटती है और लॉटरी टिकट खरीदती है। उस रात बाद में कार्जा को चिंता होने लगती है क्योंकि बोल्ट गायब है, लेकिन लियोन का कहना है कि यह ठीक रहेगा क्योंकि बोल्ट हमेशा रिटर्न करते हैं। इसके बाद वह मॉली से बोल्ट को खोजने में उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन मॉली कहती है कि उसे मिचली आ रही है। कुछ मिनट बाद वह लॉटरी के लिए ड्रॉ देखती है और वह देखकर बहुत खुश होती है उसके 5 नंबर। दुर्भाग्य से उसके बाकी नंबर नहीं आए, इसलिए वह तुरंत श्रीमती क्लोपेन के पास गई, फिर से यह कहते हुए कि उन्होंने उससे कहा कि अगर वह उसके साथ एक बंधन रखती है तो वह और अधिक जीतेगी जानवर। इसलिए उसने अपने परिवार के कुत्ते को मार डाला, लेकिन केवल 3000 क्रोनर जीता। श्रीमती क्लोपेन फिर पूछती है कि क्या वह कुत्ते से प्यार करती है, क्योंकि जितना अधिक वे उन्हें प्यार करते हैं उतना ही अधिक पैसा वे जीतेंगे। वापस अपने घर में कार्जा और लियोन आते हैं, जबकि मॉली घबराकर अपने सोफे पर बैठ जाती है। लियोन उसकी बेचैनी पर ध्यान देता है, इसलिए वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर वह कबूल करती है कि उसने कुछ भयानक किया है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। बोल्ट देखे जो मर चुका है। वे जंगल में जाते हैं और जब लियोन बोल्ट को देखता है तो वह समझाने की कोशिश करते हुए चाकू पकड़ लेता है बलि का पत्थर। फिर वह कबूल करती है कि उसने अपने कुत्ते को मार डाला और लोटो जीता, जिसके कारण लियोन को पागल हो जाओ और उसे पागल कहो। वह फिर उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और लियोन को मारते हुए उसे पत्थर पर धकेल देती है, इसलिए वह उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। वर्तमान में थॉमस इमारत के अंदर है और एक कर्मचारी उसे बॉस के पास ले जाता है। अपने रास्ते में वह पूछता है कि उसे उससे क्या पूछना चाहिए, जिसके बारे में कर्मचारी कहता है कि वह कर सकता है उससे पूछे कि उसने अपना पहला मिलियन कैसे बनाया, लेकिन उनके बॉस ने नहीं बताया। अतीत में मॉली ने लियोन को मारने का प्रयास किया था जब वह कार्टेजा को छुरा घोंपने वाली थी, पहुंचे और उसे रोक लिया। फिर वे मॉली के साथ लड़े, लेकिन उसने एक पत्थर पकड़ा और उसे मॉली के ऊपर मार दिया सिर, जो बलि पत्थर पर उतरा और मर गया। लंबे समय के बाद लियोन को होश नहीं आया और उसने मॉली को मृत देखा। वर्तमान में बॉस कार्जा है जिसकी गोद में एक बिल्ली है। इस प्रकरण का अंत थॉमस द्वारा उसके जीवन के दर्द के बारे में पूछताछ के साथ होता है कि उसकी मां पागल हो गई थी जब वह युवती थी। फिर उसके पिता 1 साल बाद बिना किसी निशान के गायब हो गए। 36 ब्रदर्स शीर्षक वाला दूसरा एपिसोड उसी बस से शुरू होता है, लेकिन इस बार यह एरिक हैगफोस पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके कानों के पीछे खून बह रहा है। एरिक अपनी मां के साथ अपने अपार्टमेंट में है, जहां बंद होने के बाद वह रहेगा एक मनोरोग अस्पताल। उसकी मां फिर उसे उसकी दवाइयों की याद दिलाती है और उसे बताती है कि उसने दवा बेचने का फैसला कर लिया है। केबिन फिर उसकी मां काम के लिए निकल जाती है। क्षण भर बाद वह एक फोटो एल्बम खोलता है और अपने पिता और 2 भाइयों की एक तस्वीर देखता है केबिन में। जैसे ही उसके आंसू बहने लगते हैं, वह अपने दरवाजे की घंटी सुनता है, इसलिए वह फोटो को अपनी जेब में रखता है और कब वह इसे खोलता है, वह अपने 2 भाइयों जॉर्ज और ओटो को देखता है, जिन्हें उसने 3 साल तक नहीं देखा था। वे अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और उस पर जांच करते हैं जब जॉर्ज ने उन्हें बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया कुछ भी। हालांकि एरिक का कहना है कि डॉक्टर चाहते हैं कि वह ट्रिगर होने वाली किसी भी स्थिति से बचे या उसे तनाव दे, जैसे कि तेज आवाज या अचानक हरकत। फिर ओटो उसे थोड़ी मात्रा में बियर लाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। फिर जॉर्ज ने सुझाव दिया कि वे अपने पिता के केबिन में जाएं और उनकी शराब की कैबिनेट पर छापा मारे। अंततः वह इससे सहमत है। केबिन के रास्ते में ओटो एरिक से पूछता है कि क्या उसके पास कोई महिला परिचित थी। मनोरोग वार्ड में था और वह इसे हंसाता है। क्षण भर बाद जब वह एक गुब्बारे से टकराता है तो वे कुछ स्नैक्स लेने के लिए एक गैसोलीन स्टेशन पर रुकते हैं। स्टैंडी फिर वह सुविधा स्टोर के अंदर जाता है, चश्मे के एक स्टैंड पर आता है और देखता है खुद को आईने में, जो उसे चौंका देता है। बाद में वह भुगतान करने के लिए खजांची के पास जाता है और खजांची पूछता है कि क्या उसकी कोई पार्टी है, लेकिन वह कहता है कि वह और उसके भाई अपने पिता के केबिन में जा रहे हैं। जब वह कार में लौटता है और स्नैक्स को ट्रंक में रखता है तो वह ओटो और जॉर्ज की हंसी सुनता है। फिर वह उनसे पूछता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और मोनिका नाम की एक महिला उसे चौंका देती है। ओटो फिर कहता है कि उन्होंने उसे गलियों में पाया और पूछा कि क्या वह उनके साथ पार्टी करना चाहती है। तब मोनिका ने हाँ कर दी। रास्ते में मोनिका अपने बारे में और बताती है कि वह मनोविज्ञान पढ़ रही है, अविवाहित हूँ और मौज मस्ती करना चाहता हूँ। क्षण भर बाद वे अपने पिता के केबिन में पहुंचे और उन्होंने मोनिका से कहा कि उन्हें अजीब लग रहा है क्योंकि उनमें से कोई भी कई सालों से वहां नहीं है। फिर मोनिका पूछती है कि चूंकि यह एक अच्छी जगह है
तो वह कहता है कि वे सभी ऊपर आते थे बच्चों के रूप में समय जब उनके पिता अभी भी जीवित थे। फिर जॉर्ज पे के साथ उनके पास जाता है और रोनी हेगफोर्स उनके पिता को चीज कहता है वह नरक में सड़ सकता है। मोनिका बीच में आती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि उनके अपने पिता के साथ खराब संबंध थे, और फिर ओटो अपने पिता के पुराने चाकू शार्पनर के साथ आता है। बाद में वे अपनी बियर पीना जारी रखते हैं जब उनके कैसेट पर एक संगीत बजता है और ओटो बेतहाशा नाचने लगता है। इसके बाद मोनिका मजाक करती है कि वह असभ्य नहीं दिखना चाहती, लेकिन पूछती है कि क्या ओटो पहले से ही था निदान किया गया, जिससे ओटो ने संगीत बंद कर दिया और पागलों की तरह उससे बात करने लगा। वह कहना जारी रखता है कि अगर वह यह कह रही है कि वह पागल है तो वह गलत है और एरिक की ओर इशारा करती है। मोनिका भ्रमित है, इसलिए एरिक मंच चिकित्सीय अस्पताल के साथ अपनी स्थिति के बारे में बताता है। फिर मोनिका जो अजीब और असहज महसूस करती है शौचालय जाती है। बाद में जब एरिक पियानो बजा रहा होता है, मोनिका उसके पास आती है और उससे कहती है कि जल्द ही वह आ जाएगी, एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक बने और लोगों को पढ़ने में औसत से ऊपर होंगे। वह दावा करती है कि अगर उसने उसके साथ थोड़ा सा भी असुरक्षित महसूस किया होता तो वह भाग जाती अब तक बहुत दूर। वह फिर उसे अपने पिता के बारे में बताने के लिए कहती है, इसलिए वह फोटो को अपनी जेब में खींच लेता है और कहता है कि वह कुतिया का बेटा है, लेकिन वह जवाब देने से इनकार कर देता है जब वह उससे पूछती है कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई। दूसरी ओर एरिक की मां अपार्टमेंट लौटती है और पाती है कि वह घर पर नहीं है। वह टेबल पर फोटो एल्बम देखती है, इसलिए वह तुरंत केबिन में चली जाती है। एरिक और मोनिका के साथ मोनिका उससे पूछती है कि क्या उसके अस्पताल में भर्ती होने का उसके साथ कोई लेना देना है पिता की मृत्यु। हालांकि जवाब देने से पहले जॉर्ज यह कहते हुए कर जाता है कि बहुत से लोग अपने पिता को चाहते थे मर गया, लेकिन एरिक में इसके बारे में कुछ करने की हिम्मत थी। एरिक फिर इसे स्वीकार करता है, जिससे मोनिका हंसती है और कहती है कि वह इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वह ऐसा करने का प्रकार नहीं है। हालांकि जॉर्ज उससे पूछता है कि एरिक एक ऐसी हत्या को क्यों कबूल करेगा जो उसने की ही नहीं। दूसरी ओर एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे पूछता है कि उसे लगता है कि किसने उनकी हत्या की पिता अगर एरिक नहीं था। मोनिका फिर खड़ी हुई और कहा कि उसे याद है कि शहर में उसकी नियुक्ति थी और वह भी एरिक उसे मुख्य सड़क पर ले जा सकता था। जॉर्ज विरोध करता है क्योंकि पार्टी अभी शुरू हुई है, लेकिन एरिक का कहना है कि पार्टी खत्म हो गई है। जैसे ही वे जाने वाले हैं, ओटो एरिक को बताता है कि पार्टी के बाद पार्टी शुरू होती है ऊपर। इसके बाद जॉर्ज ने उसे थप्पड़ मार दिया जबकि ओटो ने मोनिका को कुर्सी से बांध दिया। एरिक की मां फिर फोन करती है, हालांकि ओटो फोन पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, इसलिए वह उससे लड़ता है, लेकिन बाहर खटखटाता है जब जॉर्ज उसके सिर में एक बोतल मारता है। जॉर्ज तब मोनिका से बात करता है, उससे पूछता है कि उसके पिता को किसने मारा, जैसा कि एरिक ने कबूल किया किसी और के लिए कवर करने के लिए। दूसरी ओर जब एरिक की मां गैस लेने के लिए रुकती है तो वह खजांची महिला के पास आती है और पूछती है कि क्या उसने अपने बेटे को देखा है। महिला फिर कहती है कि वह कुछ घंटे पहले वहां गया था, बहुत सारे स्नैक्स खरीद रहा था और कह रहा था वह अपने भाइयों के साथ एक केबिन में जा रहा है। एरिक की मां ने तुरंत गैस पंप बंद कर दिया और केबिन में चला गया। इस बीच एरिक जाग जाता है और अपने भाइयों से उसे आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन वे असहमत हैं क्योंकि वह उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करेगी। वह तब ओटो से उसे चाकू देने के लिए कहता है, जो वह करता है, लेकिन जब वह उसे काटने ही वाला होता है, जॉर्ज इसे लेता है और उसे बताता है कि वह शॉट्स कहता है। वह एरिक को बताना जारी रखता है कि उन्हें स्थिति से निपटना है, इसलिए वह ओटो को निर्देश देता है उसे बाईं ओर वार करने के लिए जहां दिल है। क्षण भर बाद एरिक की मां केबिन में आती है और एरिक को बहुत खून से लथपथ देखती है। वह फिर उससे पूछती है कि उसने क्या किया है, जिसके बारे में वह कहता है कि यह ओटो और जॉर्ज था। हालांकि उसकी मां कहती है कि वे मौजूद नहीं हैं, लेकिन वह जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने मोनिका को मार डाला, इसलिए उसकी मां जांच करने के लिए अंदर जाती है। वह फिर देखती है कि जिस मोनिका के बारे में वह बात कर रहा है वह गुब्बारा है जिसे उसने गैसोलीन में उछाला था स्टेशन। फिर वह कहता है कि उन्होंने उसे वैसे ही मार डाला जैसे उन्होंने अपने पिता को मार डाला, लेकिन उसकी मां कहती है कि उसका पिता मरा नहीं है, कि किसी ने उसके पिता को नहीं मारा, उसने उन्हें छोड़ दिया। तब यह पता चला कि यह सिर्फ उसका मतभ्रम था और यह सिर्फ वह था और फोटो में उनके पिता। एपिसोड का अंत उसकी मां द्वारा गुब्बारा लौटाने के साथ होता है और वह फिर से ओटो और जॉर्ज को देखता है गैसोलीन स्टेशन में आग लगाना। एपिसोड 3 बेड राइटर बस में लोगों के सामान्य समूह के साथ शुरू होता है। एक महिला पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओलिविया कीबोर्ड पर खून से अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही है। ओलिविया अपने प्रेमी मार्कस के साथ बिस्तर पर है जब मार्कस की मां ने उन्हें आमंत्रित किया। ओलिविया तब कहती है कि उसे लगता है कि उसकी मां उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन मार्कस का कहना है कि उसका मां उससे प्यार करती है और हर कोई उससे प्यार करता है क्योंकि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है दुनिया। फिर वे बिस्तर में अंतरंग हो जाते हैं। बाद में ओलिविया अपना बैग मांगती है और सारा उसे देती है। फिर वह इसाबेल से कहती है उसे अपना दोपहर का भोजन चाहिए। अंत में
वो कहती है कि वह एक सेब पसंद करेगी और सिंथिया से पूछती है कि क्या वह ले सकती है जिसके बारे में वह है काटने के लिए। जब वह जाने वाली होती है, मार्कस उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है और वह एक लेख का उत्तर देती है कक्षा। क्षण भर बाद वह अपनी पोश की सवारी करते हुए अपनी लेखन कक्षा में पहुंचती है। फिर अलेक्स नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उसकी कार की तारीफ करता है। कक्षा के दौरान लेक्चरर एनालिस अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभव के बारे में पूछती है और वह जवाब देती है कि जब वह 12 वर्ष की थी तब उसका टट्टू मर गया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे एक नया दिया। एक एनालिस्ट तब उन्हें सलाह देता है कि कैसे लिखना है और उनके पात्रों के साथ क्या करना है कहानियों। कक्षा के बाद वह अलेक्स के पास आती है और अलविदा कहती है। जब वह उन कागजों को नोटिस करता है जो उसके पास है, वह फिर कहता है कि यह एक शौकिया कहानी है जो उसने लिखी है। बाद में ओलिविया घर लौटती है और अपने रूममेट्स को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है। उसे बिगड़ेल कहते हैं और असभ्य। तब वह सुनती है कि वे उसे पिकनिक पर आमंत्रित करने और उसे जंगल में मारने की योजना बना रहे हैं। जब वे उसे नोटिस करते हैं तो वह जाने के रास्ते में होती है और ऐसे कार्य करती है जैसे उसने उन्हें नहीं सुना। बाद में इसाबेल ने उसे सप्ताहांत में शहर के बाहर पिकनिक पर आमंत्रित किया। जब वह सारा को चाकू उठाते हुए देखती है तो वह पागल हो जाती है। वह फिर घर से बाहर निकलने से पहले केतली में उबलता पानी उन पर फेंक देती है। जब वह अपनी कार की चाबियां गिराती है तो मार्कस उन्हें लेने के लिए वहां होता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है डरने के लिए, और उसकी चाबियों से उसके चेहरे पर वार किया। उसके बाद वह भाग जाती है और मदद के लिए एक कार की ओर इशारा करती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, वह कहती है कि उसने अपने प्रेमी को चाकू मार दिया क्योंकि वे मारने की कोशिश कर रहे थे उसका। वह फिर नोटिस करती है कि ड्राइवर अलेक्स है, उसे बता रहा है कि वह गाड़ी चला रहा था और पेशकश कर रहा था वह पुलिस के पास जाए। जब वह स्टेशन में प्रतीक्षा करती है तो वह देखती है कि सारा, इसाबेल और सिंथिया चाकू लेकर आ रही हैं, जिससे वह भागकर गिर पड़ी। वह अपना बैग गिरा देती है जिससे कागज फर्श पर बिखर जाते हैं, और जैसे ही वह पढ़ती है कि उसमें क्या है कागजात, वह 3 लड़कियों की बातचीत और कार में अलेक्स को अपने लैपटॉप पर टाइप करते हुए देखती है। वह तब याद करती है कि एनालिस ने कक्षा के दौरान क्या बात की थी और महसूस किया कि अलेक्स लिखता है उसे क्या हो रहा है। तो वह एक बेंच पर जाती है और उसके बारे में लिखना शुरू कर देती है। जैसा कि वह देखती है कि उसके बारे में जो वह लिख रही है वह सच हो रहा है, वह मुड़ने का फैसला करती है। उसका लैपटॉप एक राक्षस में बदल जाता है जो उसकी उंगली काट देता है। फिर वह उसका सामना करती है जब उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा चरित्र है जिसे उसने बनाया है। हालांकि अलेक्स बताते हैं कि उन्होंने इसे एक फैंटेसी के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसे अच्छी तरह खत्म करने की योजना बना रहे थे। बाद में वह फिर से कहानी लिखने के लिए सुशी बार जाने का सुझाव देती है। अलेक्स तब समझाता है कि उसकी पत्नी लेक्चरर है और वह कुछ सीखना चाहता है, और वह कक्षा में क्यों आ रहा है। अचानक उसने नोटिस किया कि प्रदर्शन पर मौजूद समुराई तलवारों में से एक गायब है और वह अलेक्स से पूछती है अगर उसने इसके बारे में लिखा। फिर वह न कहते हैं और सोचते हैं कि कोई उनके बारे में भी लिख रहा होगा। जैसे ही वह घूमती है, वह मार्कस को तलवार से पाती है और अलेक्स को मार देती है, और फिर वह देखती है उसकी माँ जो लेक्चरर बन जाती है और उसे ओलिविया को मारने के लिए कहती है। यह एपिसोड असली एनालिस के साथ समाप्त होता है, जिसमें पता चलता है कि उसने पूरी कहानी लिखी है। उसका पति बारबेक्यू की देखभाल करता है। फिर उनका बेटा मार्कस असली ओलिविया के साथ आता है जो एनालिस को गले लगाता है, लेकिन उसके साथ छुरा घोंपता है बारबेक्यू कांटा, सभी को चौंकाते हुए। लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वह इसे हटा सकती है, इसलिए वो अपने कंप्यूटर पर जाती है और जो उसने अभी लिखा है उसे मिटाने की पूरी कोशिश करती है। दुर्भाग्य से वह इसे मिटा नहीं सकती। एपिसोड 4 लैब रैट्स का हकदार है उसी बस के साथ शुरू होता है जिसमें 5 लोगों के कपड़े पहने होते हैं, केवल उनके अंतर वस्त्रों में एक साथ बैठे हुए, और उनके चारों ओर चूहे घूम रहे थे। एक बड़ी दवा कंपनी के सीईओ एडमंड जश्न मनाने के लिए 5 अन्य लोगों के साथ छत पर है। उद्योग को बदलने वाला एंटी डिप्रेसेंट बनाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कितनी मेहनत की। इसके बाद वह इस सफलता के बारे में भाषण देते हैं और अपने लैब टेक्नीशियन फिलिप और को धन्यवाद देते हैं, बडी, उनके 2 सचिव ओडा और मार्गरेट, और उनकी पत्नी इसलिन। उसके बाद वे अपने उत्सव के खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां एडमंड थोड़ा परिचित हो जाता है ओडा के साथ, जो निश्चित रूप से उनकी पत्नी के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता। फिर वह अब्दी को फिर से टोस्ट करने जाता है, जिससे फिलिप को थोड़ी जलन होती है। बाद में मार्गेटे पूछते हैं कि क्या वे प्रोटोटाइप को देख सकते हैं, इसलिए एडमंड अपने कार्यालय में जाते हैं और यह पता लगाने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है कि यह गायब है। वह तुरंत अपने सुरक्षा गार्ड बिल से बात करता है, पूछता है कि कौन वहां गया है। किस बिल के लिए कहते हैं कि उनके मेहमानों के अलावा कोई भी वहां नहीं गया है। वे तुरंत रात के खाने पर जाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके किसी मेहमान ने इसे लिया होगा। वह फिर उनका सामना करता है और अपने सुरक्षा गार्ड को उन्हें अलग अलग खोजने के लिए छोड़ देता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनके साथ ऐसा करेगा। भले ही वे सभी दावा करते हैं कि ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी वह बिल को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें खोजो।
उनमें से प्रत्येक की तलाशी लेने और कुछ न मिलने पर वह उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। जब वे ऐसा करने से मना करते हैं तो बिल बंदूक निकाल लेता है, जिससे मेहमानों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। फिलिप अनड्रेस करने वाला पहला व्यक्ति है। जब मार्गरेट की बारी आती है तो वह अपमान में रो रही होती है और उसे समझाती रहती है वह उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। हालांकि एडमंड उसे बताता है कि अगर वह छिप नहीं रही है तो उसे किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, कुछ भी। इसके बाद इसेलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में एडमंड भी उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसे कमरे में किसी पर भरोसा नहीं है। कपड़े उतारने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए एडमंड ने एक और उपाय सोचा। वह उन्हें लैब में जाने और बॉक्स के अंदर जाने के लिए कहता है। वह फिर उन्हें अंदर बंद कर देता है और उन्हें भागने के लिए कहता है, और वे संयोजन को दबा सकते हैं ताला पर, जो उसकी तिजोरी के समान है। अपराधी कौन है इसका खुलासा करता है। उसके जाने के बाद इसेलिन इसे अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाद में जैसे ही व्यामोह जल्दी से बस जाता है, समूह एक दूसरे पर शक करने लगता है। सबसे पहले इसेलिन, जैसा कि वह मानती है कि ओडा एडमंड के साथ सो रही है। फिर फिलिप ने बादी पर आरोप लगाया, जो फिलिप को नॉकआउट करते हुए एक मुट्ठी में समाप्त होता है। वे फिर एडमंड और उसके तरीकों पर चर्चा करते हैं, जो कि जब वह होता है तो कितना लालची और छायादार होता है। अतीत में अपने कुछ कर्मचारियों को धोखा दिया, जिसके कारण कुछ ने अपनी जान ले ली। बाद में वे अपना ध्यान इसेलिन की ओर मोड़ते हैं, जो सोचते हैं कि एडमंड ने अपने पैसे के लिए शादी की थी। दूसरी ओर बिल आने पर एडमंड सीसीटीवी से उन्हें देख और सुन रहा है। क्षेत्र के माध्यम से खोज करने से और कुछ भी नहीं मिला। फिर वो उससे कहता है कि यह असंभव है, क्योंकि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, इसलिए वहां है, वे इसे कहीं नहीं छिपा सकते। हालांकि बिल को लगता है कि अपराधी ने इसे शौचालय में बहा दिया होगा। इसके बाद वह बिल से पूछता है कि क्या उसने उन्हें काम पर रखने से पहले उनमें से प्रत्येक पर पूरी तरह से पृष्ठभूमि की जांच की। बिल हाँ कहता है, लेकिन एडमंड उसे फिर से ऐसा करने का आदेश देता है। कुछ क्षण बाद बिल ने निगरानी फुटेज और में कुछ दिलचस्प नोटिस किया। तुरंत इसे एडमंड को दिखाता है। बाद में वे प्रयोगशाला में लौटते हैं और वहां सभी को सूचित करते हैं कि उन्हें कबूल करना होगा या वे सब एक साथ मरेंगे। फिर वह बिल को गैस चालू करने का आदेश देता है, लेकिन बिल जवाब देता है कि वे नहीं कर सकते ऐसा करो, तो वह खुद ही गैस चालू कर लेता है। जाने से पहले वह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे अगली बार कबूल नहीं करते हैं तो वे मर जाएंगे 5 मिनट। जैसे ही उन्हें अंदर गैस महसूस होती है, वे सभी घबराने लगते हैं और इसेलिन आब्दी को जगाने का सुझाव देता है, क्योंकि वह अपराधी हो सकता है। इस बीच ओडीए एक चतुर तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह कागज के 5 टुकड़े देता है, जिनमें से प्रत्येक 8 अंकों का कोड लिखेगा, ताकि वे ऐसा कर सके। अपराधी का खुलासा किए बिना सभी बाहर निकल जाते हैं। इसे सुनने के बाद एडमंड और अधिक क्रोधित हो जाता है, जिससे वह गैस को चालू कर देता है, जिससे ओडा आगे बढ़ जाता है लॉक पर जाने के लिए और संयोजन टाइप करने के लिए। फिर वे सफलतापूर्वक बाहर निकल जाते हैं और एडमंड उनके पास आता है। बाद में एडमंड ने खुलासा किया कि ओडा उन कर्मचारियों में से एक की बेटी है जिसने खुद को मार डाला और वह बदला लेना चाह रही है। फिर वह उसे इमारत से बाहर ले जाता है और वे अपनी अलविदा बोली लगाते हैं। वह बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा, उसके पिता ने खुद को मार डाला, लेकिन ओडा ने जोर देकर कहा क्योंकि उसने उसे बरगलाया। उसके जाने से पहले वह उसे ब्लैकमेल करती है और उसे शाम को भूल जाने के लिए कहती है, या वह करेगी। अपनी पत्नी को अपने अफे के बारे में बताना होगा, जिसे इसने निश्चित रूप से माफ नहीं करेगी। जब वे भागते हैं तो वह इमारत के अंदर जाने वाला होता है। जब वह अपने पॉकेट स्क्वायर को नोटिस करता है, तब उसे पता चलता है कि जब वह ओडा की जांच कर रहा था तो उसने प्रोटोटाइप को अंदर रखा, और फिर जब उसने अलग होने से पहले आखिरी बार गले लगाने के लिए कहा तो उसने उसे वापस ले लिया। इसलिए वह उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उससे ज्यादा समझदार नहीं है, जिससे वह उसे हाथ लगाती है। प्रोटोटाइप को पुनः प्राप्त करने के बाद एडमंड लैब में इसेलिन लौटता है। वह बंदूक से उसका स्वागत करती है और उसे कांच के कमरे में ले जाती है। बाद में अन्य 4 लोग आते हैं और मार्गेटे ने भीख मांगने के बावजूद गैस चालू कर दी पत्नी उसे जाने दे। वह फिर उसे बताती है कि संयोजन उसका जन्मदिन है और यदि वह उससे प्यार करता है तो उसे करना चाहिए कुछ ही समय में वहां से बाहर हो। दुर्भाग्य से उसे यह याद नहीं है। एपिसोड का अंत एडमंड के मुंह से झाग निकलते ही जमीन पर गिर जाने के साथ होता है, कांच के डिब्बे के अंदर गैस रिसने के कारण, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है।